हेलो स्टूडेंट्स। ऑल इंडिया वोकेशनल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है NIUS साइंस का मॉड्यूल 7। इस मॉड्यूल 7 में दो चैप्टर हैं, चैप्टर 29 एंड चैप्टर 30। एग्ज़ाम में इन दोनों चैप्टर में से 12 मार्क्स का आएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 29, नेचुरल एनवायरनमेंट। इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले ये टर्म्स को याद कर लें। पहली टर्म है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, इवन प्लांट्स हो गए, ये सारे लिविंग में आते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी चीज़ें आती हैं, इंक्लूड मतलब एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, आल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जिससे हमारी लाइफ इफेक्ट होती है। एग्जाम्पल दे रखा है एयर, वाटर, सॉयल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकेंड टर्म है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा फंक्शनल यूनिट है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा फंक्शनल यूनिट है जो दो कंपोनेंट का बना होता है, एक बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। थर्ड है, अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। नॉन लिविंग फैक्टर्स, जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं वो एबायोटिक में आते हैं, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, सॉयल, टेम्परेचर एंड मिनरल्स। ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद आता है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक मतलब बायो का मतलब ही लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी होती हैं इकोसिस्टम में, और लिविंग में प्लांट्स भी आएंगे, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। अगली टर्म है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ग्रीन प्लांट्स या कीमोसिंथेसिस से, दो प्रोसेस हैं। सिक्स्थ टर्म है हेटेरोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर। वो ऑर्गेनिज्म हर्बीवोरस भी हो सकते हैं। हर्बीवोरस मतलब जो सिर्फ प्लांट्स खाने वाले हैं। कार्निवोरस जो से होते हैं जो आपके एनिमल्स वगैरह खाते हैं। ओमनीवोरस जो वेजिटेबल्स यानी प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल भी खाते हैं, उनको ओमनीवोरस बोलते हैं। लेकिन ये सारे तीनों टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, इसलिए इनको टर्म दी हुई है हेटेरोट्रॉफ्स। नेक्स्ट टर्म है सेप्रोट्रॉफ्स। इनको डिकम्पोजर भी बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या फंगी होगी, ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करते हैं। यानी रिसाइकल मतलब एक फार्म से दूसरी फार्म के अंदर इसको ट्रांसफ़र करते हैं। फूड चेन ऐसा सीक्वेंस जिसमें फूड एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र होता है, जैसे प्रोड्यूसर जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स से जो प्लांट्स को खाते हैं उनको कंज्यूमर बोलते हैं। तो एक लेवल से दूसरे लेवल में फूड का ट्रांसफ़र होता है, तो उसको हम बोलते हैं फूड चेन। डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं अपने फूड के लिए अलग अलग पर डिपेंड होते हैं।
तो अलग अलग फूड चेन होते हैं, तो इन सभी फूड चेन के जो नेटवर्क को हम फूड वेब कहते हैं। इस फूड चेन में 10th है ट्रॉफिक लेवल। इस फूड चेन में हर एक चीज़ का एक लेवल है। जो सबसे पहला है, जैसे प्रोड्यूसर, सबसे पहले जहाँ पर फूड बनेगा, फिर उसको जो कंज्यूम करेगा प्राइमरी कंज्यूमर होगा, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। तो हर एक का एक लेवल है, उसको ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, उसका नाम दिया हुआ है ट्रॉफिक लेवल। एनर्जी फ्लो का मतलब ये है, एनर्जी फ्लो करेगी एक डायरेक्शन में। जैसे एग्जांपल में फ्रॉम सन से प्रोड्यूसर में आएगी, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में आएगी, लेकिन हर लेवल में ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। उसके बाद आगे हमारी कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल का मतलब देखो, हर चीज़ का एक साइकिल होता है। जैसे वाटर साइकिल सुना है आपने, कि जैसे पानी है हमारा अर्थ पे, और ये इवेपरेट होके ऊपर जाता है, फिर दोबारा बारिश होके नीचे आ जाता है, तो एक साइकिल बना हुआ है। इसी तरह कार्बन साइकिल है, जो साइक्लिक मूवमेंट ऑफ कार्बन होती है, वो एटमॉस्फेयर, ऑर्गेनिज्म में, फिर सॉइल में, फिर वाटर में, ये साइकिल होता है कार्बन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल भी ऐसे है कि सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन होती है। किसके थ्रू होती है, ये आगे क्वेश्चन सब में मिल जाएगी आपको आंसर, कि कैसे इसकी सर्कुलेशन होती है। फिक्सेशन से होती है, एसिमिलेशन से होती है, फिर अमोनिफिकेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन, फिर डीनाइट्रिफिकेशन। ये सारे के सारे प्रोसेस हैं जो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर आते हैं। वाटर साइकिल के बारे में मैंने बता ही दिया कि कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर, जैसे इवेपरेशन होगी, फिर कंडेंसेशन होगी, और फिर प्रेसिपिटेशन होगी। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती है? जो भी इकोसिस्टम से बेनिफिट मिलते हैं, जैसे ऑक्सीजन सप्लाई, फूड, क्लाइमेट रेगुलेशन या सॉइल की फर्टिलिटी, ये जितने भी बेनिफिट मिलते हैं, इस सब को इकोसिस्टम की सर्विसेज बोला जाता है। इकोसिस्टम के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। अडेप्टेशन क्या होता है? ऐसे स्पेशल फीचर जिसकी हेल्प से ऑर्गेनिज्म एक स्पेशल एटमॉस्फेयर में, हैबिटेट में सरवाइव कर सकता है, उसे अडेप्टेशन बोलते हैं। उस ऑर्गेनिज्म की अडेप्टेशन बोलते हैं। ठीक है, उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। ठीक है, जैसे कैमल है, डेजर्ट में रह रहा है, उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, कम पानी में भी सर्वाइव कर लेता है। इसी तरह एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर जब ऑर्गेनिज्म अपने आप को स्पेशल फीचर के से सर्वाइव करवाता है, तो उसको बोलते थे उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, इसे बोलते हैं अडेप्टेशन। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स, यानी जो पानी के प्लांट्स होते हैं, वो पानी के अनुसार अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल दे रखा है हाइड्रिला और लोटस। क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोफाइट्स के नाम बताओ। ठीक है। जीरोफाइट्स क्या होता है? डेजर्ट प्लांट्स, जिन्होंने ड्राई कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर रखा है, जैसे कैक्टस प्लांट होता है। म्यूचुअलिज्म, जहां ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं और दोनों को बेनिफिट मिलता है, उसे म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉमनिज्म। वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट करता है और दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स को कोई अफेक्ट नहीं होता। द अदर जो सा ऑर्गेनिज्म है ना, उसको अफेक्ट नहीं होगा। तो एग्जाम्पल दे रखा है सकर फिश एंड शार्क का। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 29.1। क्वेश्चन 1 है, सनलाइट फॉर्म्स द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। जो सनलाइट है इकोसिस्टम का एबायोटिक कंपोनेंट बनाती है। कह रहा है नेम वन बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट का नाम बताओ। बायोटिक कंपोनेंट क्या आएगा? प्लांट्स। एग्जांपल दे सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर। प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं? विच ट्रॉफिक लेवल डू दे ऑक्यूपाई इन इकोसिस्टम में। उनका इकोसिस्टम में कौन सा लेवल होता है? तो प्लांट्स को प्रोड्यूसर इसलिए कहते हैं कि वो अपना फूड अपने आप बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। पीछे हमने पढ़ा था ना, हमने जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं अपना फूड खुद बनाते हैं। और दो तरह के ऑटोट्रॉफ्स प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। तो इसलिए इनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, क्योंकि अपना फूड खुद बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं खुद ही। इसलिए इनको फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में रखा जाता है। कौन सा लेवल है इसका? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल।
क्वेश्चन थर्ड है गिव वन रीजन इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट। आपने रीजन बताना है कि फूड वेब जो सा है इज ए जंबल ऑफ फूड चेन। आंसर है फूड वेब कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि बहुत सारे फूड चेन का बना होता है। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन मोर देन वन टाइप ऑफ फूड। कई ऑर्गेनिजम्स हैं वो कई तरह के फूड पे डिपेंड होते हैं, तो ये इसमें रीजन जस्टिफाई कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट वन फूड चेन। हमें कोई एक फूड चेन को बताना है कि ऐसा कोई एक फूड चेन बताओ। एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें, इसमें से चूज़ करना है। टाइगर ग्रेन्स, वल्चर्स, फ्रॉग, स्नेक। अब इसमें फूड चेन का एग्जाम्पल दिया है कि ग्रास को हैबिट खाता है और रैबिट को टाइगर खाता है। ये एक फूड चेन का एग्जाम्पल है। फूड वेब के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ग्रेन्स को रैट, रैट को स्नेक खाता है और स्नेक को पीकॉक खाता है। इसी तरह दूसरा फूड चेन दे रखा है, ग्रास को शीप खाता है और शीप को वॉल्फ खाता है। अगला है फाइटोप्लैंक्टन को स्मॉल फिश खाती है और स्मॉल फिश को लार्ज फिश, तो लार्ज फिश के आगे वल्चर। एक्सरसाइज 29.2 क्वेश्चन 1 नेम एनी टू वेज which are responsible for adding carbon dioxide to the temperature। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे टू वेज बताओ जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड हो जाती है। पहला आंसर है रेस्पिरेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो रेस्पिरेशन से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो हम एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहे हैं। तो पहला तो इसमें वे ये हो गया कि रेस्पिरेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोई भी चीज़ बर्न होती है, चाहे व्हीकल से, चाहे फैक्ट्री से, चाहे वैसे बर्निंग हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो इसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऐड होती है। नेक्स्ट है नेम द बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताओ जो लेगुमिनस प्लांट के अंदर पाया जाता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। ऐसे प्रोसेस का नाम बताओ जो एटमॉस्फेयर से, यानी आपके एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में। इस प्रोसेस का नाम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। तब आप बोल सकते हो टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ डीनाइट्रीफाइंग एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। दो तरह के बैक्टीरिया होता है, एक तो डीनाइट्रीफाइंग, एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन का जो साइकिल है, जब नाइट्रोजन ने एक फार्म से दूसरे फार्म में जाना है, उसके अंदर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक तो डीनाइट्रीफाइंग और एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब इसके में कहते हैं इसका रोल बताओ क्या है, और रोल बताओ और उस बैक्टीरिया का नाम भी बताना है आपने। गिव वन एग्जांपल ऑफ इच। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो होता है जो अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को कैसे याद करना है, जो अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, और उसका नाम आपने नाइट्रोसोमोनास। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन सी है, जो नाइट्रेट को, देखो पहले वाले ने अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करा, अब दूसरे वाला क्या करता है, नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करता है। उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया स्यूडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन वन रोल दैट यू प्ले इन नाइट्रोजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में हम क्या जो सा है रोल प्ले करते हैं, जितना भी वेस्ट निकलता है वो एक्सक्रीटिंग नाइट्रोजन वेस्ट। कार्बन साइकिल में हम कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज करते हैं, ये हमारा रोल है। वेस्ट जो निकलता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, और जो हम सांस छोड़ते हैं रेस्पिरेशन के दौरान तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड
जो सी है ऐड करते हैं, वो हमारा रोल है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स। नाइट्रोजन कहता एसेंशियल है किसके लिए? प्रोटीन के लिए और न्यूक्लिक एसिड के लिए। मेंशन वन वे बाय विच यू ऑब्टेन नाइट्रोजन। ऐसा तरीका बताओ जिससे आपको नाइट्रोजन अंदर आती है। तो नाइट्रोजन हमें सिर्फ वेजिटेबल पल्सेस या मीट से आती है, ठीक है। मेंशन वन वे इन विच डिफोरेस्टेशन अफेक्ट द कार्बन साइकिल। देखो डिफोरेस्टेशन का मतलब आपको पता है, जब हम ये क्या नाम अपना जितने भी पेड़ वगैरह कटेंगे तो जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे के सारे ये हम सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं। बैलेंस बना हुआ है। और जब पेड़ काट देंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज कर जाएगा, जिससे फोटोसिंथेसिस भी रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। डिफोरेस्टेशन जो सी इंक्रीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू रिड्यूस फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस रिड्यूस होगी ना, क्योंकि प्लांट्स कम हो गए, काट दिए हमने, तो जिससे प्लांट कम हो गए तो उसकी वजह से कार्बन जो डाइऑक्साइड थी जो प्लांट्स ले रहे थे वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगी, और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी। एक्सरसाइज 29.3 कह रहा वाई आर द लीव्स ऑफ द वाटर लिली कोटेड विद वैक्स ऑन द अपर सरफेस। जो वाटर लिली की लीव्स होते हैं उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है अपर सरफेस पे, ताकि उस पर पानी टिक ना सके, ठीक है। और हेल्प्स द लीव्स फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, ताकि वो वाटर सरफेस पे फ्लोट कर सके। नेम एनी टू ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स, फ्लाइंग स्क्विरल एंड मोंकी, ठीक है। नेक्स्ट है मेंशन एनी टू अडेप्टेशन ऑफ द बर्ड्स। बर्ड्स में ऐसी कौन सी अडेप्टेशन है जो उनको उड़ने में हेल्प करती हैं? एक तो उनकी होलो बोन्स है, कोकली बोन्स, फोर लिम्स जो से हैं वो उनके विंग्स के अंदर कन्वर्टेड है, मॉडिफाइड है। क्वेश्चन फोर्थ, हाउ आर पेंगुइन अडेप्टेड टू सर्वाइव इन एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन। कोल्ड ठंड के अंदर, बर्फ के अंदर पेंगुइन कैसे अपने आप को सर्वाइव करता है अडेप्टेशन के थ्रू? एक तो उसकी थिक लेयर होती है स्किन की, दूसरा डेंस क्लोजली पैक्ड फैदर, उसके ऊपर जो से फैदर्स हैं उसके बहुत डेंस होते हैं, उसको ठंड कम लगती है फिर उसकी वजह से। वाई डू डेजर्ट प्लांट्स हैव फ्यूअर स्टोमेटा। जितने भी डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स यानी जो रेगिस्तान में जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स पे स्टोमेटा कम होते हैं। उसका रीज़न ये है ताकि वाटर लॉस ज़्यादा ना हो। वाटर लॉस हो जाएगा क्योंकि पहले पानी की कमी होती है, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है उस एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट है ह्यूमंस आर नॉट अडेप्टेड फॉर एक्वेटिक लाइफ। कहता है ह्यूमंस नहीं पानी के अंदर सर्वाइव कर सकता। किस वजह से नहीं कर सकता? नेम टू चैलेंजेस एंड सोल्यूशन वाइल स्विमिंग। देख तो चैलेंजेस उसके लिए क्या होता है सर्वाइव करने के लिए? एक तो डिफ़िकल्ट है, ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा और ना वो तैर पाएगा, फ्लोट कर पाएगा। सोल्यूशन क्या है? अगर उसने जाना भी है तो अपना नोज़ को बाहर रखना पड़ेगा ताकि ब्रीदिंग बाहर की तरफ हो जाए। मूविंग आर्म्स एंड लेग्स टू स्टे एफ्लोट, ठीक है। हाउ इज सक्कर फिश बेनिफिटेड बाय अटैचिंग इटसेल्फ टू ए शार्क? नेम द एसोसिएशन। सक्कर फिश क्या करती है? प्रोटेक्शन लेती है शार्क के साथ एंड फ्री ट्रांसपोर्टेशन करती है इस एसोसिएशन को। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसी रिलेशनशिप जिसमें एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको कॉम्युनिसलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एल्गी प्रोवाइड फूड टू फंगस इन लाइकन व्हाट डज द फंगस प्रोवाइड टू एल्गी? कह रहा अगर एल्गी फूड देती है फंगस को इन लाइकन तो फंगस क्या देती है एल्गी को? द फंगस प्रोवाइड करती है वाटर, मिनरल एंड शेल्टर टू द एल्गी। फंगस क्या देती है? पानी, वाटर्स, मिनरल्स एंड शेल्टर एल्गी को देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज? पॉपुलेशन की डेंसिटी कब इंक्रीज करती है? कहता है जब बर्थ रेट ज़्यादा हो जाएगा और डेथ रेट कम हो जाएगा। ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे और मरेंगे कम, तो उसमें पॉपुलेशन बढ़ जाती है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इमिग्रेशन
एंड इमिग्रेशन, ई माइग्रेशन, सॉरी ई माइग्रेशन और इमिग्रेशन दोनों में डिफरेंस बताना है। ई माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल आउट ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीजिंग इट्स साइज। इमिग्रेशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनटू ए पॉपुलेशन इंक्रीजिंग इट्स साइज। ऊपर वाले में आउट ऑफ पॉपुलेशन है, मूवमेंट ऑफ जो इंडिविजुअल है वो आउट ऑफ पॉपुलेशन होगी, और नीचे वाले में और डिक्रीज होगा साइज उसका। इसमें क्या है, ई माइग्रेशन इमिग्रेशन में इंडिविजुअल की मूवमेंट होगी पॉपुलेशन में और उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा पॉपुलेशन का। व्हाट इज लैग फेस? लैग फेस is the initial slow growth phase of a population when organisms adapt to a new environment. लैग फेस एक ऐसी ग्रोथ फेस है, वो स्लो होती है क्योंकि अभी ऑर्गेनिज्म अडेप्ट कर रहे हैं नए एनवायरनमेंट को, उसे बोलते हैं लैग फेस। टर्मिनल क्वेश्चंस एंड आंसर्स, पीछे हमने डिस्कस किया था इकोसिस्टम क्या होता है और वेरियस कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके अंदर, इसमें वही क्वेश्चन में आ जाएगा। इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है जिसके अंदर बायोटिक एंड नॉन बायोटिक जो से कंपोनेंट होते हैं, नीचे इसके बारे में बताया हुआ है। बायोटिक कंपोनेंट्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। एबायोटिक जो से एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर एंड मिनरल्स। इस डेटीरेट्स ए बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। डेटीरेट इज ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का बना होता है और ये हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलता है, ड्राइव होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाइट्रोसोम्स इन द नाइट्रोजन साइकिल? नाइट्रोसोमोनास इज ए नाइट्रीफाइंग, नाइट्रोसोमोनास है प्रोनाउंसिएशन मैंने भी गलत कर दी। नाइट्रोसोमोनास इज ए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियम। इसका काम क्या होता है, अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देगा और उस प्रोसेस, किस प्रोसेस के अंदर, नाइट्रिफिकेशन के अंदर। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होगा जिसमें वो अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रीटस फूड चेन में क्या डिफरेंस है और एग्जाम्पल बताना है आपने। जो ग्रेजिंग फूड चेन है और ये डेट्राइटस फूड चेन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन में क्या है, स्टार्ट विद ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है, और डेट्राइटस फूड चेन में क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से स्टार्ट होगा। दूसरा, एनर्जी फ्लो जो इसमें होगा ग्रेजिंग फूड चेन में, वो प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर में होगा, कंज्यूमर तक होगा। और डेट्राइटस फूड चेन में एनर्जी फ्लो जो होगा डेट्राइटस टू डिकम्पोजर में होगा। डेट्राइटस का मतलब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है। उसके बाद आ जाओ आप, एग्जाम्पल में बता दिया, फूड चेन के एग्जाम्पल है दोनों के दोनों। इसमें एग्जाम्पल दे दिया, ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लॉयन ने खाया। यहाँ पर एग्जाम्पल में दे दिया डेड लीव्स है। डेट्राइटस का मतलब ही डेड है, डेड मटीरियल। तो डेड लीव्स को बैक्टीरिया खाएंगे और बैक्टीरिया को कौन खाएगा, इंसेक्ट खाएगा। दो तरह के फूड चेन बता दिया मैंने, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग जो फूड चेन है उसमें जो मेन फर्स्ट लेवल है वो प्रोड्यूसर है, और इसमें डेट्राइटस में फूड चेन का जो फर्स्ट लेवल है वो डेट्राइटस मटेरियल है, यानी डेड मटेरियल है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फूड चेन एंड द फूड वेब? दोनों में सिग्निफिकेंस क्या है, दोनों का बेनिफिट क्या है? देखो, इनके इससे ना हेल्प क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। अगर एक चीज़ दूसरे चीज़ को ना खाए तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा, वो चीज़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे अगर ग्रास को अगर क्या एनिमल्स ना खाएं तो चारों तरफ ग्रास ग्रास हो जाएगी, या रैट को अगर कैट ना खाए, मतलब एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि अगर एक चीज़ का लेवल दूसरे लेवल को बैलेंस करने के लिए, एक चीज़ दूसरे पे जो डिपेंडेंट है ये बैलेंस कर रही है, हर चीज़ को बैलेंस कर रही है, किसी चीज़ को बढ़ने नहीं दे रही, नहीं तो सारी चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। अगला, दे शो फीडिंग रिलेशनशिप। इससे फीडिंग रिलेशनशिप पता चलता है हमें। दे एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो। इससे एनर्जी फ्लो के बारे में पता चलता है कि कैसे एनर्जी फ्लो हो रहा है और कैसे न्यूट्रिएंट जो है उसकी साइकिलिंग हो रही है, कि एक फार्म से दूसरे फार्म के अंदर कैसे न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र हो रहा है। फूड वेब जो सा है प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू इकोसिस्टम। इससे इकोसिस्टम को ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है फूड वेब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाई डज एनर्जी डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टर्शरी कंज्यूमर। कह रहा ये एनर्जी लेवल है, ये प्रोड्यूसर टू टर्शरी कंज्यूमर तक ये डिक्रीज क्यों होती है। जितनी प्रोड्यूसर ने एनर्जी बनाई, यानी अपना फूड बनाया, फिर उसको प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, फिर सेकेंडरी ने खाया, सेकेंडरी के बाद टर्शरी ने खाया, तो इनकी एनर्जी लॉस क्यों होती है। कहता देखो, सबसे पहले जो एट ए ईच ट्रॉफिक लेवल, जो पहला लेवल जैसे मान लो प्रोड्यूसर है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एंड यूज्ड फॉर लाइफ प्रोसेसिंग, हैंस द लेस एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। हर एक लेवल पे ना, ईच ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जो सी ना यूज्ड होती है, यूज्ड मतलब लॉस्ट हो जाती है, किस फॉर्म में, एज ए हीट, और यूज हो जाती है लाइफ प्रोसेसिंग में। उसने भी तो पूरा प्रोसेस करना है ना, प्लांट्स ने भी तो पूरा प्रोसेस करना है। किसी भी लेवल पे जो एनर्जी है वो लॉस होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो या हीट की फॉर्म में या लाइफ प्रोसेसिंग की फॉर्म में वो यूज़ होगी, इसलिए लेस एनर्जी। फिर इसलिए अगले लेवल पे एनर्जी जो सी है वो कम जाती है। वट विल हैपन इफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिमूव फ्रॉम ए पॉन्ड इकोसिस्टम। कह रहा अगर सारे ऑर्गेनिजम्स को पॉन्ड से हटा दिया तो क्या होगा। पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स, वही अभी पीछे बात करी थी, इकोसिस्टम में जो ये फूड चेन और फूड वेब है उससे बैलेंस कैसे रहता है। देखो ये उसमें एग्जांपल इसने बता दिया कि अगर एक पॉन्ड के अंदर सारे एनिमल हटा दे जाए तो क्या होगा, सारे पॉन्ड के अंदर प्लांट्स ही प्लांट हो जाएंगे, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सेकंड बता रहा है डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग विल बी डिस्टर्ब। सारा रिसाइकल जो सा है न्यूट्रिएंट का ट्रांसफ़र होने का, वो सारा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ एक दूसरे पर डिपेंड नहीं, एक चीज़ की पॉपुलेशन बढ़ गई। दूसरा इकोलॉजिकल बैलेंस जो सा है पॉन्ड का वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वही बात करी कि जो ये फूड चेन हो और ये फूड वेब है, ठीक है ना, ये सारे के सारे बैलेंस बनाते हैं। अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी इम्बैलेंस हुई तो दूसरा लेवल जो सा ना इम्बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट है वाई इज़ द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल लिमिटेड टू 4 और 5 इन ए फूड चेन। एक फूड चेन में जो ट्रॉफिक लेवल जो से होते हैं वो 4 या 5 ही होते हैं। रीज़न क्या कहता है, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज़ करती है हर लेवल पे, तो हर लेवल पे डिक्रीज़ करते करते लास्ट में जो उसके लेवल हैं ज़्यादा नहीं होते, इसलिए 4 या 5 ही लेवल होते हैं इसके। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन था ना एनर्जी फ्लो एंड बायो जियो केमिकल साइकिल, दोनों में डिफरेंस बताना है। जो एनर्जी फ्लो होता है यूनि डायरेक्शनल होता है, और जो बायो जियो केमिकल साइकिल होता है वो साइक्लिक होता है। इसमें एनर्जी लॉस्ट होती है एज ए हीट, और बायो जियो केमिकल साइकिल के अंदर जो सा है न्यूट्रिएंट जो से हैं वो रिसाइकल होते हैं। एनर्जी फ्लो जैसे सन से प्लांट्स में, प्लांट से एनिमल्स में, बायो जियो केमिकल का एग्जाम्पल उन्होंने कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल बता दिया। हाउ आर कैमल्स अडेप्टेड टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम हीट। कैसे वो सर्वाइव करते हैं इतनी रेगिस्तान में, इतनी गर्मी के अंदर। हम्प स्टोर्स फैट्स, क्योंकि उनका जो हम्प है फैट को स्टोर करके रखता है ताकि उनको वो यूज़ होता रहता है उनके लिए सर्वाइवल के लिए, एनर्जी देने के लिए। ये बिना पानी के काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। ये जो यूरिन है इनका कंसनट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। थिक स्किन रिड्यूसेस वाटर, इनकी स्किन थिक होती है इसलिए वाटर लॉस कम होता है, इस वजह से ये सर्वाइव कर पाते हैं। वाई डू पोलर बियर्स हैव थिक फर। थिक फर होंगे, ट्रैप्स एयर एंड प्रोवाइड इंसुलेशन, हेल्प्स पोलर बियर्स सर्वाइव एक्सट्रीम। थिक हेयर होंगे, ठंड कम लगेगी, तो इस वजह से इनके जो है ना फर जो से हैं थिक होते हैं ताकि एयर्स को ट्रैप कर सकें और इनको इंसुलेशन दे सकें। एस शेप्ड एंड जेड शेप्ड पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व क्या होता है। जब ग्रोथ स्टेबलाइजिस होती है, एस शेप्ड कर्व बोलते हैं इसको। ग्रोथ जहाँ एक्सपोनेंशियल होती है उसको जेड शेप कर्व बोलते हैं। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस एक्ट अर्ली, जो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है वो जल्दी होता है, इसमें सडन पॉपुलेशन क्रैश होता है जेड शेप।
इसमें कैरिंग कैपेसिटी रीच्ड, इसमें कैरिंग कैपेसिटी एक्सीड हो जाती है। व्हाट इज पॉपुलेशन डिस्पर्सल, नेम इट्स टू टाइप्स। पॉपुलेशन कैसे डिस्पर्स होती है, मूवमेंट कैसे होती है। पॉपुलेशन डिस्पर्सल का मतलब ही मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। दो तरीके से होती है, पीछे हमने पढ़ाई था, इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का कारण क्या है, ज़्यादा बर्थ रेट हो रहा है, डेथ रेट कम है, और इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटी होती जा रही है, इसलिए लोगों का डेथ रेट कम हो गया है। तो इस वजह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। डज पॉपुलेशन रिमेन स्टैटिक, जस्टिफाई योर आंसर। नो, कभी भी ये स्टैटिक नहीं रहती, क्योंकि पॉपुलेशन डज नॉट रिमेन स्टैटिक, इट कीप्स चेंजिंग। क्योंकि क्यों, बर्थ रेट, डेथ रेट जो सा है, इमिग्रेशन है, ई माइग्रेशन है, इसकी वजह से ये कभी भी स्टैटिक नहीं रहती। कंप्लीट द टेबल, एक्सप्लेनेटरी आंसर्स। नोस्ट्रल्स ऑन द टॉप ऑफ द हेड, कह रहा है ये एक्वेटिक एनिमल्स को ना ब्रीथ करने में, स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। स्टोर वाटर, कैक्टाई, कैक्टस की सकुलेंट स्टेम स्टोर्स वाटर। यूरिक एसिड एक्सक्रीशन reduces water loss in desert animals. Hollow bones makes body light, hollow bone होंगी वर्ड्स की तो जल्दी फ्लाइट कर सकती है। feathers ट्रैप करते हैं एयर को और हेल्प करते हैं फ्लाई के अंदर। फ्लिपर्स हेल्प इन स्विमिंग। थिन बोर्ड लीव्स मीजोफाइट्स बोलते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। वैक्सी कोटिंग, जैसे वाटर लिली का पीछे बड़ा था, ये वाटर को रिपेल करते हैं और जिसे फ्लोट कर पाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, टाइगर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुकी है क्योंकि हंटिंग की वजह से, इसका कारण क्या है, किस लिए हंटिंग होती है। वाई आर टाइगर हंटेड, स्किन के लिए, उनकी हड्डियों के लिए, या बॉडी पार्ट्स यूज़ होते हैं बिजनेस के अंदर, इसलिए इसकी हंटिंग होती है। ड्राई फूड वेब विद टाइगर एज ए टॉप कार्निवोर, कह रहा है इसमें ना फूड वेब बनाना है जिसमें टाइगर जो सा है सबसे ऊपर लेवल पे होना चाहिए। तो दो बना दिए, एग्जांपल दे दिए, ग्रास को डियर खा रहा है, डियर को टाइगर खा रहा है, तो ये एक तरह का हमारे पास फूड चेन आ गया। और दूसरा हमारे पास ग्रास को रैबिट खा रहा है और रैबिट को फिर टाइगर खा रहा है, एक जगह डियर दिखा दिया, एक जगह रैबिट दिखा दिया, तो ये फूड वेब बन गया। यानी टाइगर जो सा है दो फूड चेन के ऊपर डिपेंड दिखाया है, इसलिए इसको फूड वेब बोला है। इफेक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ टाइगर ऑन, कहता अगर टाइगर नहीं रहेंगे तो क्या होगा। कहता हर्बीवोर्स का नंबर बढ़ जाएगा, प्रोड्यूसर जो से हैं डिक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग। तो जो टाइगर का रिमूवल है उससे दो इफेक्ट होंगे, एक तो हर्बीवोरस इनका नंबर बढ़ जाएगा, और प्रोड्यूसर जो से हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग, क्योंकि टाइगर ही नहीं रहा।